जी बेटा, टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 25 विच इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। इसको मैं इंपॉर्टेंट असल में क्यों कह रहा हूँ, एक मिनट बच्चे मैं आ रहा हूँ। जी, किसने हैंड रेज किया बेटा? सीप जी बताइए जल्दी से। सर अटेंडेंस नहीं लगी अभी। 9-3 हुए हैं मेरे पास 4। 9-4। अच्छा चलें देख लेते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। सो लेक्चर के एंड पे ना मुझे रिमाइंड करा देना आखिरी मिनट में। नाइट्रोजन साइकिल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, बट इट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मिनरल। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मिनरल मैं यहाँ पर इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये वो मिनरल है कि जिसका जो यूज है वो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर आप जो है वो प्लांट को भी जो है वो बेबस पाएंगे। इवन प्लांट कैन नॉट डायरेक्टली कंज्यूम द नाइट्रोजन, ठीक है। और अगर प्लांट जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकता, कंज्यूम N2 बेसिकली ना, यहाँ पर ये जरूरी है कि हम नाइट्रोजन को डिपिक्ट करें N2 से, क्योंकि प्लांट जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल्स हैं जो प्लांट की वजह से चलते हैं। जिनमें से एक साइकिल है कार्बन और दूसरा साइकिल है हाइड्रोजन। ये प्लांट्स की वजह से चलते हैं ज्यादातर, ठीक है। प्लांट्स जो है वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, आप इसको ऐसे कह लीजिए। सो प्लांट्स कैन नॉट डायरेक्टली कंज्यूम N2, नाइट्रोजन नहीं कन्वर्ट कर सकते, बिकॉज N2 जो है वो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में अगर आप नाइट्रोजन की बात करते हैं N2 की, तो वो नाइट्रोजन एटम जो है वो ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं, और इनको ब्रेक करने के लिए देयर विल बी नो एंजाइम फॉर इन द प्लांट्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब यहां पर आकर हम ये देखते हैं कि व्हाई डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड नाइट्रोजन। भाई जरूरत क्यों है, क्या ऐसी जो है वो मुसीबत पड़ी है कि एक ऐसा एलिमेंट यूज किया जाए जिसको तोड़ा ना जा सके। ऑर्गेनिजम्स नीड नाइट्रोजन। तो प्रॉब्लम ये है बेटा कि हमें नाइट्रोजन का एटम चाहिए, किसमें फिक्स करने के लिए हमें नाइट्रोजन का एटम चाहिए, अमाइनो एसिड्स में फिक्स करने के लिए। क्योंकि ये बात तो तय है कि हमारा अमाइनो एसिड जो है वो अमाइनो एसिड कहलाता ही इस वजह से कि उसकी एक साइड एसिड होती है और एक साइड अमाइन होती है। फॉर एग्जांपल एक साइड पे अमाइन ग्रुप होता है ना, NH2 NH3, इस तरह से अमाइन ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। तो ये जो अमाइन है, दिस अमाइन मस्ट बी कमिंग फ्रॉम द इन्वायरमेंट से आनी चाहिए। अगर ये नाइट्रोजन नहीं है, आप देखिए प्लांट ने जितने भी कंपाउंड लेने हैं, किससे लेने हैं? इन्वायरमेंट से लेने हैं। प्लांट ऑटोट्रॉफ क्यों है? कोई इस बात का जवाब देगा कि प्लांट ऑटोट्रॉफ क्यों है जबकि उसको सारे मिनरल्स इन्वायरमेंट से चाहिए होते हैं? तो प्लांट किस खाते का ऑटोट्रॉफ है? व्हाई डू वी कॉल प्लांट एज एन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म? वो तो डिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। उसको इन्वायरमेंट से वाटर चाहिए, इन्वायरमेंट से मैग्नीशियम चाहिए, कार्बन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, उसको इन्वायरमेंट से जो है वो फॉस्फोरस चाहिए, उसको इन्वायरमेंट से जिंक चाहिए। क्या वजह है कि फिर हम कहते हैं प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफ है? क्या हम प्लांट को ऑटोट्रॉफ कहना छोड़ दें? बेटा ऑटोट्रॉफ, जी किसका आंसर आया? फोटोसिंथेसिस के, सिर्फ फोटोसिंथेसिस की बुनियाद पे आप उसको ऑटोट्रॉफ कह रहे हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए जो क्लोरोफिल होता है उसका मैग्नीशियम भी सॉइल से आता है। जो सेंट्रल एटम होता है क्लोरोफिल का, मैग्नीशियम होता है, और उस क्लोरोफिल का मैग्नीशियम भी सॉइल से आता है। तो फिर किस खाते का ऑटोट्रॉफ? वो तो फिर बगैर मैग्नीशियम के तो वो क्लोरोफिल भी नहीं बना सकता। इसका मतलब वो तो सॉइल पे डिपेंडेंट है। या कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म सिर्फ वो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मटेरियल अपना खुद बनाते हैं। सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पर। जो ऑर्गेनिज्म अपना ऑर्गेनिक मटेरियल खुद बना सके, ऑर्गेनिक मटेरियल अपनी ही बॉडी के सेल्स में जो है उसकी सिंथेसिस कर सके, सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म कहलाने के लायक हैं क्या? ऑटोट्रॉफ्स। जो ये काम भी ना कर सके उनको हम हेटरोट्रॉफ कहते हैं। यानी बेसिकली अपनी बॉडी में जो ऑर्गेनिज्म एनर्जी फॉर्मेशन कर लेता है वो है ऑटोट्रॉफ।
ठीक है। बाकी ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी में एनर्जी लाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं वो हेटेरोट्रॉफ हैं। तो ये जो मिनरल डिपेंडेंस है इससे कोई खाली नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अब हम नाइट्रोजन पे डिपेंड कर रहे हैं। याद रखिए नाइट्रोजन के बारे में एक बात कही जाती है, नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई होगी केमिस्ट्री में, लिमिटिंग रिएक्टेंट। बिल्कुल इसी तरीके से लिमिटिंग फैक्टर भी होता है, ठीक है, फैक्टर और रिएक्टेंट। ये लिमिटिंग फैक्टर या लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? ये किसी भी जो है वो किसी भी फिनोमिना के ऊपर इफेक्ट करके, इट अफेक्ट्स एनी फिनोमिना इन रिगार्ड ऑफ ग्रोथ, मतलब किसी भी इन रिगार्ड ऑफ स्पीड कह लीजिए, यानी किसी भी कोई भी ऐसा रिएक्टेंट, कोई भी ऐसा फैक्टर जो किसी भी फिनोमिना को उसकी स्पीड के हवाले से कंट्रोल करे, स्पीड के हवाले से जो है वो अफेक्ट करे, वो लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि प्लांट में नाइट्रोजन, यहां पर अब आइएगा, नाइट्रोजन इन प्लांट इज लिमिटेड, ठीक है। जो नाइट्रोजन है इसको एक और तरीके से समझते हैं, नाइट्रोजन इन सॉइल, सॉइल की बात हो रही है, सॉइल इज लिमिटेड, सॉइल जो है उसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा लिमिटेड है। अब प्लांट ने नाइट्रोजन कहां से लेनी है? प्लांट ने सारी नाइट्रोजन लेनी ही सॉइल से है। अगर प्लांट ने नाइट्रोजन सॉइल से लेनी है, सॉइल में ही लिमिटेड है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब सॉइल से ही नाइट्रोजन नहीं आएगी तो प्लांट उस स्पीड पर ग्रो कर ही नहीं सकेंगे, या प्लांट उतनी तादाद में ग्रो नहीं कर सकेंगे। अभी आपको इसके एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। यानी अगर नाइट्रोजन इन सॉइल इज लिमिटेड, देन द पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स वुड बी अंडर चेक। अब आप देखिए, अगर आप एक सॉइल में अनलिमिटेड नाइट्रोजन दे दें, एक सॉइल में अनलिमिटेड नाइट्रोजन दे दें तो क्या होगा? कोई इसका जवाब देगा? अनलिमिटेड नाइट्रोजन दे दें तो इसका क्या जो है वो असर होगा इकोसिस्टम पे? चलिए बेटा, what would be the effect of nitrogen of an unlimited amount of nitrogen in the ecosystem? जल्दी आंसर किया करें बेटा। याद रखिए, एक तो ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ प्लांट, प्लांट की पॉपुलेशन बहुत ह्यूज हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि उस जगह पर अदर न्यूट्रिएंट्स, जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंतहाई खतरे में पड़ जाएंगे। अदर न्यूट्रिएंट्स विल बी एट स्टेक। क्या वजह है? अगर आपने नाइट्रोजन को अनलिमिटेड कर दिया तो जितने प्लांट ग्रो होंगे वो सब के सब बाकी न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करेंगे, और बाकी न्यूट्रिएंट्स की वजह से सॉइल विल गो बैरन, सॉइल जो है वो बंजर हो जाएगी, सॉइल बंजर हो जाएगी। क्या वजह है कि जब आप एक दफा नाइट्रोजन आपने दी, अनलिमिटेड नाइट्रोजन दी, अनलिमिटेड नाइट्रोजन की वजह से बाकी तमाम मिनरल्स यूज हो गए, नाइट्रोजन वही की वही है। तो भाई बात यह है कि सिर्फ नाइट्रोजन नहीं चाहिए थी, जो मिनरल्स चाहिए थे उनमें वो भी शामिल है, फॉस्फोरस वगैरह भी शामिल है। अगर प्लांट एक विदाउट चेक ग्रो करना शुरू कर देंगे तो बाकी मिनरल्स खतरे में पड़ जाएंगे। तीसरी एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो क्या होगा? अ लार्ज अमाउंट ऑफ वीड विल प्रोड्यूस। याद रखिए, ये जो वीड्स होती है ना, ये इनको आप जड़ी बूटियां कहते हैं, और इनको आप उर्दू में कहते हैं खुदरौ पौधे। ये खुदरौ पौधे जो होते हैं ये किसी भी एरिया में एकदम ग्रो कर सकते हैं। मतलब आपने अगर किसी जगह पर फसल उगानी है ना, तो आप एक स्प्रे यूज करते हैं आमतौर पर जिसको कहा जाता है वीड किलर। वीड किलर, ठीक है, वो क्या रिमूव कर देता है? वो वहां से वीड्स को रिमूव करता है। हम जितनी फसलें उगाते हैं वहां हम ऐसे केमिकल्स यूज करते हैं जो हमारी वीड्स को किल कर दें, हमारे वहां पर जो जड़ी बूटियां निकली है, खुदरौ पौधे निकले हैं, उसको किल कर दे। लेकिन जब आप एक दफा नाइट्रोजन सॉइल को दे देते हैं, नाइट्रोजन जैसे ही आपने सॉइल को दी,
फौरी तौर पर उस जगह से वीड्स उगना शुरू हो जाएंगी और वो भी आपके प्लांट्स को और प्लस सॉइल को नुकसान पहुंचाएंगी। तो आप देख लीजिए कि नाइट्रोजन का लिमिटिंग रिएक्टेंट होना, लिमिटिंग फैक्टर होना कितना ज्यादा फायदेमंद है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ नाइट्रोजन बीइंग ए लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये जो है वो तमाम चीजें हैं इस वजह से। अब एक और चीज आप लोगों को मैं बताता हूं कि नाइट्रोजन, आप वैसे क्या लगता है आपको, अगर एक सॉइल में नाइट्रोजन कम हो जाए तो हम वहां कैसे नाइट्रोजन दे सकते हैं? एक सॉइल है, वहां पर नाइट्रोजन कम हो गई है, तो हम वहां पर कैसे दे सकते हैं नाइट्रोजन? कह रहे हैं आप लोगों को? हाँ जी बिल्कुल, फर्टिलाइजर्स। हम उन जगहों पर जो नाइट्रोजन देते हैं वो हम फर्टिलाइजर्स के जरिए देते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स के जरिए। और वो फर्टिलाइजर जो है वो उस जगह पर सिर्फ प्लांट के लिए फायदेमंद नहीं होती बल्कि वीड्स के लिए भी फायदेमंद होती हैं। अब मैं यहां पर आप लोगों को एक और फिनोमिना बताता हूं। इफ द नाइट्रोजन इंक्रीजेस टू मच इन एक्वाटिक सिस्टम, सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं, उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल की तरफ चलते हैं। अगर नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है किसी भी इन्वायरमेंट में, इन एन एक्वाटिक सिस्टम, किसी भी ऐसे इन्वायरमेंट में जो एक्वाटिक इन्वायरमेंट है, अगर नाइट्रोजन वहां बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा? बेटा एक फिनोमिना आपने 10th में पढ़ा हुआ है और वो फिनोमिना है जिसको हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? एक ऐसा फिनोमिना है कि जिसमें सॉइल में इतनी ज्यादा, सॉरी एक्वाटिक सिस्टम में इतनी ज्यादा नाइट्रोजन आ जाती है कि वो वहां पर जो एल्गल ग्रोथ होती है वो बहुत स्पीड अप हो जाती है। एल्गल ग्रोथ स्पीड्स अप। एल्गल ग्रोथ, अगर आपने नाइट्रोजन जो है वो कहां बढ़ा दी? एक्वाटिक सिस्टम में बढ़ा दी, तो एल्गल ग्रोथ स्पीड अप होगी और उसके स्पीड अप होने से क्या होगा? द वाटर बॉडी का कलर, वाटर बॉडी का कलर भी चेंज होगा, वाटर कलर चेंजेस, एज वेल एज द टेस्ट। दोनों चीजें जो हैं पानी की वो चेंज हो जाएंगी। क्यों? एलजी जो है वो बढ़ जाएंगे। आप में से अगर किसी ने एलजी की ग्रोथ देखनी है तो आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। आप लोगों के घरों में अगर वाटर फिल्टर लगे हुए हैं ना, तो अगर तो आपने वो वाटर फिल्टर लगाया हुआ है खिड़की के सामने जहां से धूप आती है, तो कुछ ही अरसे बाद आपके घर पे पानी का जायका भी चेंज हो जाएगा और आपके घर पे पानी का रंग भी कम से कम फिल्टर के अंदर तक चेंज हो जाएगा। क्या वजह है? आपको ये अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए कि अगर वाटर फिल्टर का कलर ग्रीन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? वो एलजी है। अगरचे वहां यूट्रोफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर आपने एलजी और एल्गल कॉलोनीज देखनी है ना अगर आपने, तो ये बेहतरीन मौका है आपके लिए। आपका जो घर का वाटर फिल्टर है वहां जाए, वहां पे आपको एल्गल ग्रोथ मिलेगी, वहां कॉलोनीज आपको आंखों के सामने कॉलोनीज नजर आ रही होंगी, एलजी की कॉलोनी। तो बताने का मकसद ये है कि बहुत ज्यादा एलजी होते हैं कहाँ? वाटर में। अगर आप नाइट्रोजन बढ़ा देते हैं तो उनकी तादाद एकदम बूस्ट करती है और ऐसे केस में प्लांट का जायका वगैरह, सॉरी वाटर का जायका वगैरह चेंज हो जाता है और इस फिनोमिना को आप कहते हैं यूट्रोफिकेशन। इसकी अगर आपने जो है वो मिसाल लेनी है तो बेटा आप किसी भी जगह पर चले जाएं जहां पर स्टेगनेंट वाटर हो, खड़ा पानी हो, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि वो सारा वाटर जो है वो स्पेसिफिकली क्या हुआ होगा? ग्रीन हुआ होगा। और हम कह देते हैं कि पानी में काई जमी हुई है। हम दीवारों पे जमने वाला ग्रीन स्टफ जो है उसको भी काई कह देते हैं और पानी में जो चीज है उसको भी काई कह देते हैं। दीवारों पे क्या चीज होती है अगर ग्रीन स्टफ हो, या ब्रेड पे ग्रीन स्टफ हो, या लकड़ी पे ग्रीन स्टफ हो? वो क्या चीज है? एलजी है जी, वो फंगस है। वो फंगस है और जो पानी में है वो फंगस हो ही नहीं सकती, वो एलजी है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब ये तमाम बातें तो हो गई। अब मसला ये है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट स्टैब्लिश किया कि प्लांट्स कैन नॉट कंज्यूम नाइट्रोजन डायरेक्टली, ठीक है। अब और इसी चैप्टर में आप कहते हैं कि प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स जो हैं वो हैं प्रोड्यूसर्स। अच्छा, अगर प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि दीज आर, यूं कह लीजिए कि बिगिनर्स ऑफ फूड चेन,
फूड चेन स्टार्ट यहाँ से होनी है। और हमें ये अच्छे तरीके से पता है कि प्लांट्स क्या क्या प्रोवाइड करता है। प्लांट आपको प्रोड्यूसर होने के नाते सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट यानी एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि प्लांट से आपको जो है वो अमाइनो एसिड्स भी मिलते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर प्लांट से अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देयर मस्ट बी द फैक्टर ऑफ नाइट्रोजन इनसाइड द प्लांट। क्या प्लांट से प्रोटीन नहीं ले सकते हम? बेसिकली हमारी सारी प्रोटीन कहाँ से आ रही है? आप अगर कहते हैं ना कि आपको गोश्त से प्रोटीन आ रही है, कोई शक नहीं है कि आपको गोश्त से भी आ रही है, लेकिन बेसिकली उस गोश्त में कहाँ से आ रही है? वो सारी प्रोटीन प्लांट से आ रही है। इसका मतलब है प्लांट कहीं ना कहीं से तो नाइट्रोजन लेते हैं ना, फिर कहीं ना कहीं से तो प्लांट का नाइट्रोजन का सिलसिला बना हुआ है। सो सवाल ये पैदा होता है कि इफ N2 इज यूजलेस, ये जो है वो इंपॉर्टेंट, अब यहां पर मैं पॉइंट स्टैब्लिश करने लगा हूं नाइट्रोजन साइकिल के लिए। इफ N2 इज यूजलेस, हाउ द प्लांट क्रिएट्स अमाइनो एसिड? देखिए प्लांट जो भी कर ले उसको N चाहिए। मैं कहता हूं जी प्लांट ने कार्बोहाइड्रेट बनाया, हम अपनी बॉडी में भी ये करते हैं, ये पता है आपको? हम अपनी बॉडी में भी ये करते हैं कि हम ग्लूकोज को चेंज कर देते हैं अमाइनो एसिड में, ठीक है? हम अपनी बॉडी में भी ये करते हैं, लेकिन मसला ये है कि ग्लूकोज से अमाइनो एसिड आप बना सकते हैं, कोई शक नहीं है। आपने ग्लूकोज से क्या कुछ लेना है? आपने ग्लूकोज से सिर्फ 3 चीजें लेनी है, आप ग्लूकोज से अमाइनो एसिड बना सकते हैं। क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मसला ये है कि नाइट्रोजन कहां से ले रहे हैं? नाइट्रोजन तो आप फिर भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ले रहे हैं। इसी तरह प्लांट भी ग्लूकोज से अमाइनो एसिड बना सकता है, बट नाइट्रोजन कहां से आएगी? नाइट्रोजन कैसे बनेगी? व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन? मैं आपको अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर दोबारा रिमाइंड करवा देता हूं। अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से हुआ करता था, COOH, और इधर जो है वो आपके पास NH2, ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। सो यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट डू हैव सम सॉर्ट ऑफ नाइट्रोजन सोर्स। कोई ना कोई जो है वो प्लांट्स के पास सोर्स मौजूद है। अब ये सोर्स क्या है बेटा? प्लांट्स के पास नाइट्रोजन के 2-3 सोर्सेज हो सकते हैं। नंबर 1, आपके पास जो ऐसी बॉडीज जिनको आप डेड बॉडीज कहते हैं, मैं आपको यहां पर जो वर्ड लिखूंगा वो मैं लिखूंगा डेट्रिटस। डेट्रिटस है वो मटेरियल, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। डेट्रिटस में हर तरह का जो है वो मटेरियल होता है। डेट्रिटस में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, और जो डेट्रिटस है उसके अंदर जो है वो वो भी होता है, अमाइनो एसिड और प्रोटीन प्रोडक्ट्स भी होते हैं डेड बॉडीज वगैरह में, जैसे लीफ लिटर है, ठीक है? अब प्लांट जो है वो जब लिटरिंग करता है, प्लांट जो है वो पत्ते जमीन पे गिराता है, तो वहां पर भी जो है वो मौजूद होते हैं। इसी तरीके से जो हम कहते हैं गोबर बहुत अच्छी खाद है, अब वो गोबर क्यों अच्छी खाद है? गोबर में ऐसी क्या चीज है जो वो बहुत अच्छी खाद है? वो बहुत अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं कि उसके अंदर यूरिया मौजूद है, उसके अंदर एंजाइम मौजूद हैं। हमारी अपनी बॉडी से भी जो वेस्ट मटेरियल फीसेस रिमूव होते हैं, उनके अंदर भी एंजाइम्स वगैरह मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, उनको भी ब्रेक किया जा सकता है। तो ये काम कौन करता है? ये काम यहाँ पर 2 ऐसे जो है वो हमारे पास मौजूद हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ये काम करते हैं, यानी फंजाई और बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन को ब्रेक करते हैं, और प्रोटीन को ब्रेक करके उसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। NO3, और ये नाइट्रेट है, और ये NO2, ये नाइट्रेट और ये नाइट्राइट, ठीक है? ये इन दोनों में कन्वर्ट करते हैं। और ये बात आप लोगों को जो है वो जहन में होनी चाहिए कि these two are soluble in water। सबसे पहली बात ये है कि these two are soluble in water, and the another thing is these are यूजेबल, यानी आप इनको जो है वो अपने मॉलिक्यूल में यूज कर सकते हैं। तो प्लांट के लिए ये यूज के काबिल, प्लांट इस हवाले से यूज के काबिल हो जाते हैं, और बहुत आसानी से जो है वो प्लांट इन दोनों को यूज कर लेते हैं। अब आपको ये पता है कि बहुत से फंजाई ऐसे हैं जो किस एसोसिएशन में होते हैं? माइकोराइजल एसोसिएशन में होते हैं।
और ये जो माइक्रोराइजल एसोसिएशन है ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करने में। तो एक तो प्लांट का जो नाइट्रोजन सोर्स है वो ये है कि वो जो डेट्रिटस है उसमें से प्रोटीन निकलवा लेता है। दूसरा जरिया कौन है? दूसरा जरिया एक तो बैक्टीरिया एक तो यही काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जरिया बहुत से प्लांट्स का क्या है? बहुत से प्लांट्स का दूसरा जरिया ये है कि दे हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। यहां पर जो है वो मैं आप लोगों को सबसे पहले लिख कर देता हूं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है ना वो दो जगहों पर होते हैं। कहां कहां पर? जरा देखिएगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दो जगहों पर होते हैं। एक तो ये होते हैं प्लांट की रूट के साथ, मैंने आप लोगों को पिछले दिनों बताया था प्लांट रूट्स के साथ होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और इनकी इस एसोसिएशन को आप कहते हैं रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स क्या होते हैं बेटा, मैं दोबारा आप लोगों को जरा डायग्रामेटिकली बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक प्लांट है और इस प्लांट की रूट के साथ जो है वो कुछ ऐसे वो जुड़े हुए हैं, कुछ बैक्टीरिया अपने पास स्पेशल वो बना लेते हैं, रूट के साथ ना एसोसिएशन बना लेते हैं, इनको आप रूट नोड्यूल्स कहते हैं। ये रूट नोड्यूल्स हैं। इनके अंदर इनसाइड इट आर बैक्टीरिया, इसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया मौजूद हैं, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया हैं ये असल में इनको प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एक तो प्लांट की रूट्स में मौजूद होते हैं, दूसरा ये मौजूद होते हैं सॉइल में। और इनमें ज्यादातर सबसे मेजर बैक्टीरिया कौन से हैं? इनमें सबसे मेजर बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो दोनों जगहों पर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया मौजूद है, एक तो रूट नोड्यूल्स में, प्लांट की रूट्स में, दूसरा सॉइल में, ठीक है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है? फिक्सेशन का पता नहीं मैंने आप लोगों को मीनिंग बताया था कि नहीं। फिक्सेशन का मतलब है किसी भी अनयूजेबल कंपोनेंट को यूज में लेकर आना, टू मेक समथिंग यूजेबल। आप उसको जो है वो कंज्यूमेबल यूजेबल बनाते हैं, उसका जो है ना वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करते ये हैं कि ये नाइट्रोजन पकड़ते हैं, हाइड्रोजन पकड़ते हैं, और इसमें शर्त इनकी क्या होती है? शर्त इनकी ये होती है कि इनका इन्वायरमेंट स्ट्रिक्टली एनारोबिक होना चाहिए, स्ट्रिक्टली एनारोबिक होना चाहिए। और जाकर देखिएगा, ये आप लोगों का टास्क है, छठा चैप्टर जो आपका है, छठे चैप्टर में जो आखिरी आर्टिकल है साइनोबैक्टीरिया वाला, उसमें एक चीज होती है जिसको हेट्रोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। हेट्रोसिस्ट क्या होता है ये देखिएगा, अगर ये है साइनोबैक्टीरिया का सेल, ये साइनोबैक्टीरिया का सेल है, तो आपको इनके सेल के दरमियान में एक अनयूजुअल किस्म का एक स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये सेल्स है साइनोबैक्टीरिया के, ठीक है। ये जो अनयूजुअल किस्म का स्ट्रक्चर है ये असल में है हेट्रोसिस्ट, ये हेट्रोसिस्ट है। और ये क्या करता है, ये हेट्रोसिस्ट सिर्फ क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसमें एनारोबिक इन्वायरमेंट रखा जाता है। किस वजह से? कि यहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन होनी होती है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को मिलाकर ये क्या बनाते हैं? ये वाले बैक्टीरिया ये अमोनिया बनाते हैं, एंड नाउ इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स और नाइट्राइट, और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। ये भी सोल्यूबल है, ये सब कुछ सोल्यूबल है जो बना है, अमोनियम आयन वगैरह जो भी कुछ है ये सोल्यूबल है। सो ये जब सोल्यूबल है तो प्लांट इनको यूज कर सकता है, और ये सारा कुछ जो है वो वाटर में जाता है, और वाटर में जाकर जो है वो उसके बाद प्लांट के अंदर जाता है और प्लांट का हिस्सा बन जाता है। सो अमोनिया बनाने के बाद आप ये जो प्रोसेस होता है इसको आप कहते हैं अमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को आप अमोनिफिकेशन कहते हैं। ये मैं अभी आपको जो है वो लिख देता हूँ ताकि जो है वो हमें क्लियर हो जाए सारा। तो ये सोल्यूबल होता है, उसके बाद वो जाकर जो है वो प्लांट का हिस्सा बनते हैं। उसके बाद ये जो नाइट्रोजन है ये प्लांट का हिस्सा जाकर बनता है। तो अब यहां से देखिएगा, अगर हम एक जो है वो प्लांट के हवाले से बात करें कि नाइट्रोजन कैसे आ रही है, सबसे पहले बेटा नाइट्रोजन है इन्वायरमेंट। यहां पर आप यूं कीजिएगा, यहां पर आपने जो है वो एक अदद प्लांट बना लिया, ये आपने एक प्लांट बना लिया, दीज आर द रूट्स, ठीक है। और यहां पर ये है सॉइल,
ये आपकी S5। अब नाइट्रोजन के दो जरिए हैं। एक तो ये है कि ये नाइट्रोजन जो है वो या तो आपके जो रूट नोड्यूल्स हैं उनमें आए और रूट नोड्यूल्स में आकर इसको क्या बना दिया जाए, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द अमोनिया, जो अभी हमने पीछे बात की। या दूसरा जरिया ये है कि आपके जो सॉइल में मौजूद हैं बैक्टीरिया, जिनको आप नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आपने अभी थोड़ी देर पहले नाम दिया है, इनके पास ये नाइट्रोजन आएगी और ये जो नाइट्रोजन है इसको ये कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें एक जरिया तो ये है ये यहाँ से कि डायरेक्ट नाइट्रोजन जो है वो अमोनियम आयन की फॉर्म में, NH4 पॉजिटिव की फॉर्म में डायरेक्ट जो नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए। ठीक है, एक जरिया तो ये है। दूसरा जरिया क्या है बेटा, ये क्लियर हुआ, जब नाइट्रोजन एक दफा रूट नोड्यूल्स में आके पहले अमोनिया में चेंज होगी, फिर अमोनियम आयन में चेंज होगी और प्लांट उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये तो वो प्लांट है, देखिए ये वो स्पेसिफिक प्लांट है जिसके पास रूट नोड्यूल्स हैं। हर प्लांट में नहीं होते रूट नोड्यूल्स, हर प्लांट में रूट नोड्यूल्स नहीं होते। ठीक है, अब हर प्लांट में क्योंकि रूट नोड्यूल्स नहीं होते, लिहाजा सारे प्लांट ये काम नहीं कर सकते, यानी कि नाइट्रोजन को डायरेक्ट फिक्स किया। अब जिन जिन प्लांट्स के पास रूट नोड्यूल्स होंगे ना, सिर्फ वो डायरेक्टली अमोनियम आयन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन रूट नोड्यूल्स तक आएगी, यहां पर उसको फिक्स किया जाएगा और प्लांट उसको यूज कर लेगा। बट व्हाट अबाउट दोज, यहां मैं एक पॉइंट जो है वो स्टैब्लिश कर लेता हूं कि व्हाट अबाउट दोज प्लांट्स, दोज विदाउट रूट नोड्यूल्स, बगैर रूट नोड्यूल्स के जो हैं उनका क्या होगा? ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास रूट नोड्यूल्स नहीं है। ये क्या करेंगे सबसे पहले अब देखिए, मैंने क्या कहा था आपको, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया दो जगह पर होते हैं, एक तो इस जगह पर होते हैं, दूसरा ये भी जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, NF लिख रहा हूं इनको, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। अब क्या होगा कि चलें यहां से अब जो है वो ये जो बैक्टीरिया होंगे ये इस आने वाली नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? अमोनिया में। अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? अमोनियम आयन में, NH4 पॉजिटिव में। ठीक है, इसको NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस असल में कहलाता है अमोनिफिकेशन। अमोनिया को अमोनियम आयन में चेंज करना जो है वो अमोनिफिकेशन कहलाता है। तो अमोनिफिकेशन हो गई। अमोनिफिकेशन के बाद अब ये जो चीज है ये उन प्लांट्स में जो है वो जा सकती है जिन प्लांट्स के पास रूट नोड्यूल्स नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे दो प्लांट्स बना लीजिए, ये दूसरा प्लांट है आपके पास। अब इसके पास जो है वो रूट नोड्यूल्स क्योंकि नहीं है, लिहाजा इस वाली अमोनियम आयन को कौन एब्जॉर्ब करेगा? ये वाले प्लांट्स जो हैं वो इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसको यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब तीसरी चीज आ जाती है कि व्हाट अबाउट द डेड मटेरियल। ठीक है, डेड मटेरियल का क्या होगा? डेड मटेरियल से मुराद यहाँ पर क्या है? डेड मटेरियल से मुराद यहाँ पर यह है बेटा कि आप जो है वो लीफ लिटर, या इसको आप कह लें प्लांट लिटर, डंग एंड वेस्ट, जो डंग होता है, जो वेस्ट होता है, ठीक है वो, और डेड बॉडीज। प्लांट लिटर, डंग एंड वेस्ट एंड डेड बॉडीज, ये सारा कुछ जो है इसमें अब क्या होता है, यहां से शुरू हो जाती है क्या, इनको कन्वर्ट करते हैं फिर यहां सॉइल में मौजूद फंजाई प्लस बैक्टीरिया। ये मैं जो है वो हाइफी बना रहा हूं। ठीक है, ये जो डेड बॉडीज वगैरह हैं और उसके साथ साथ इनके पास जो है वो यहाँ पर छोटे छोटे बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं इन जगहों पर। ये जो जहाँ, क्योंकि आपको पता है कि बहुत से बैक्टीरिया भी डिकम्पोजर्स होते हैं, तो ये जो होंगे ये यहाँ पर इनकी डिकम्पोजिशन होगी और पोजीशन करके इसकी प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। और नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो है इनको दोबारा से सोल्यूबल बनाकर प्लांट्स में यूज करवाया जा सकता है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने जरिए तो आपके पास बन गए, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स हैं, अमोनियम आयन बन गया, अमोनिया बन गई, तो फिर आपने वापस सॉइल में भी तो भेजनी है। इतना कुछ आपने यूज कर लिया, अब सॉइल में वापस भी तो भेजनी है नाइट्रोजन। सॉइल में वापस ना भेजी तो मसला हो जाएगा।
सॉइल में वापस भेजने का जरिया क्या है कि फिर कुछ मजीद बैक्टीरिया आपके पास होते हैं जिनको आप कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। यहाँ पर जरा एक दफा हम बुक के नजर मार लें, अभी तक हमने सब कुछ बगैर बुक के पढ़ा है। यहाँ पर जो है वो ये नाइट्रिफिकेशन है, हाँ ये नाइट्रिफिकेशन है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जी बिल्कुल। यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको स्पेशली आप लेबल करेंगे, ये असल में वो बैक्टीरिया हैं जिनको कहा जाता है डीनाइट्रीफाइंग। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को असल में किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को कन्वर्ट कर देते हैं ये नाइट्रोजन में, ठीक है। यहां से ये देखिएगा अमोनियम को भी, इसको जो है वो हम और कलर से बना लेते हैं, अमोनियम आयन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं ये, और नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जब कन्वर्ट करते हैं तो इससे ये डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं उसको N2 में, और ये N2 वापस चली जाती है इन्वायरमेंट में। ये कंप्लीट बहुत जबरदस्त साइकिल है, और मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि इफ द मिनरल्स, या इसको आप इस तरह कह लीजिए, many minerals are locked inside the living bodies। बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं जो लिविंग बॉडीज में लॉक्ड हैं। मतलब ये कि आप देखिए कि हमारी बॉडी में जो है वो प्रोटीन है कि नहीं है, हमारी बॉडी में प्रोटीन है, ठीक है। अब उस प्रोटीन में अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड जो है उसमें क्या चीज लॉक हुई हुई है, उसमें नाइट्रोजन लॉक हुआ हुआ है, ठीक है। अब अगर उसमें नाइट्रोजन लॉक हुआ हुआ है तो क्या मतलब हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि उस नाइट्रोजन को उस लॉक को तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही वो लिविंग बॉडी जो है वो डेड होगी या वो लिविंग बॉडी कोई वेस्ट रिलीज करेगी तो आपको वहां से वो मिनरल्स निकालने होंगे, वरना वो मिनरल लॉक रह जाएंगे, और मिनरल्स जो हैं वो फिर लिमिटेड होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी डेड बॉडीज में से या किसी भी वेस्ट में जो मिनरल लॉक हुए हुए हैं उनको दोबारा इन्वायरमेंट में पहुंचाना और दोबारा वापस लिविंग थिंग में पहुंचाना, इसको आप कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है। यहां पर आप देखिए कि डेड बॉडीज वगैरह को डिकम्पोज करके उनकी भी अमोनिफिकेशन की जाती है, ठीक है, उनकी अमोनिफिकेशन भी की जाती है, नाइट्रिफिकेशन भी की जाती है डेड बॉडीज वगैरह को डिकम्पोज करके। उसके बाद यहाँ से बैक्टीरिया होते हैं जो उसको नाइट्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट करते हैं और फिर डीनाइट्रिफिकेशन हो जाती है। आप लोगों की इस बुक में ना ये जो है साइकिल ये आधा लिखा हुआ है, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होता है बॉडी का पार्ट बनना, पूरा नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी ये है कि मैंने आपको एक कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल जो है वो पढ़ा दी है। अब आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है जी। बेटा कोई क्वेश्चन है तो बोलिए।